स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट रूल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा रूल फॉर द स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन सिग्नल। हमने पिछली क्लासेस के अंदर जाना था कि हमारा जो एक सिग्नल होता है वो किसी कारणवश उसके अंदर स्प्लिटिंग आ जाती है और वो एक से ज्यादा पीक के अंदर स्प्लिट हो जाता था। मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल भी बताए थे कि कब एक है जो वो 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर स्प्लिट हो रहा था। तो जो सारा का सारा उसका रोल था स्प्लिटिंग का, वो डिपेंड कर रहा था उसके एडजेसेंट कार्बन के पास जो हाइड्रोजन था, जो प्रोटॉन था। क्या कंडीशन होती है कि जब वहां पर जो प्रोटॉन उसके विसिनिटी में प्रेजेंट होता है, अगर वो इक्विवेलेंट होता है उसके साथ, तो वहां पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, अदरवाइज वहां स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग होने के कारण क्या होता है, एक सिग्नल एक से ज्यादा पीक के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो आज हम उन रूल की चर्चा करेंगे जिसके आधार से हम ये बता सकते हैं कि कब स्प्लिटिंग होगी और कब स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो देखिएगा दोस्तों, देखते हैं हमारा रूल फॉर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। तो पहला रूल हमारे पास जो आता है, पहला रूल हमें बताता है विसिनल प्रोटॉन्स के बारे में। तो विसिनल प्रोटॉन हमें क्या बताता है दोस्तों कि पहले तो मैं आपको बताता हूं विसिनल प्रोटॉन होता क्या है। देखिए, आपके पास 2 कार्बन एटम है, एक दूसरे के साथ एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो अब एक हाइड्रोजन इसके साथ प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन इसके साथ प्रेजेंट है। तो एडजेसेंट कार्बन के पास जो है दूसरा जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हमारा, यानी कि इसके नेबर वाले के पास बोल लें या इसके एडजेसेंट के पास जो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हमारे विसिनल प्रोटॉन्स। तो विसिनल प्रोटॉन्स या विसिनल हाइड्रोजन के केस में स्प्लिटिंग कब होती है दोस्तों? तो इसके लिए हमें सबसे जरूरी बात यह होती है कि मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं और यहां पर कोई एक दूसरा हाइड्रोजन है दूसरे कार्बन के साथ, या इसके विसिनल हाइड्रोजन है। तो वहां पर अगर दूसरा हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ इक्विवेलेंट होता है तो उस कंडीशन में हमें कोई भी स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर दूसरा हाइड्रोजन जो इस हाइड्रोजन के साथ विसिनल हाइड्रोजन है वो अगर नॉन इक्विवेलेंट है, तो नॉन इक्विवेलेंट अगर वो होगा तो उस केस में यहां पर स्प्लिटिंग देखने को मिल जाएगी। यहां पर अब केस ये भी बन सकता है कि इस हाइड्रोजन के पास जो दूसरा हाइड्रोजन है, यानी कि जो विसिनल हाइड्रोजन है, हम ये नहीं मान के चलेंगे कि देखिए यहां देख लीजिए, वहां किसी भी केस में देख लीजिए, मैं जूम करता हूं कि मेरे पास ये हाइड्रोजन है और यहां पर कोई एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये CH3 ग्रुप को मैं यहां से रिप्लेस कर देता हूं और मैं यहां पर हाइड्रोजन लिख देता हूं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की बात करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कार्बन के पास केवल एक हाइड्रोजन ना हो, कोई और हाइड्रोजन भी हो। तो एक संभावना यहां से यह भी बनती है कि इस हाइड्रोजन के साथ जो इसका विसिनल हाइड्रोजन हम देख रहे हैं वो हो सकता है कि ये वाला इसके साथ केमिकल इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट होगा तो पहली बात ये है कि यहां कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। कंडीशन दूसरी आती है कि अगर ये इसके साथ नॉन इक्विवेलेंट आ गया, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल नेचर चेंज हो गई, तो अब क्या हो सकता है? अब एक तो ये खेल होगा कि यहां जो ये हाइड्रोजन है, जब इसका स्पेक्ट्रम हम देखेंगे तो इस हाइड्रोजन की वजह से उसके अंदर स्प्लिटिंग आएगी। अब यहां पर एक कंडीशन ये बनती है कि इसी के साथ जो इसका जेमिनल हाइड्रोजन होगा, जेमिनल हाइड्रोजन मतलब इस हाइड्रोजन वाला जिस कार्बन से जुड़ा है, सेम उसी कार्बन के साथ अगर कोई दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो इसका जेमिनल हाइड्रोजन माना जाएगा। तो जब ये 2 जेमिनल हाइड्रोजन है, हो सकता है कि 3 भी हो, तो नेचर इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये दोनों जो हैं या 3 जो हैं ये हाइड्रोजन, ये आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब ये इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, ये नॉन इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। तो जो स्प्लिटिंग है वो नेबर के कारण होती है, और नेबर का अगर इक्विवेलेंट सेट है, देखिए अगर यहां पर ये 2 हाइड्रोजन आ गए तो 2 हाइड्रोजन के कारण जो इसकी स्प्लिटिंग बनेगी, यहां से फिर इसका क्या बनता है, यहां से इसका ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर ये 3 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट सेट में है तो यहां इसका हमें क्वार्टेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इनका भी केमिकल नेचर अलग अलग है तो फिर एक एक की अलग अलग से स्प्लिटिंग देखेंगे। तो मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इस हाइड्रोजन के विसिनल जो हाइड्रोजन है अगर वो इसके इक्विवेलेंट है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, और नॉन इक्विवेलेंट है तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी। मैंने लिखा भी हुआ है कि नॉन इक्विवेलेंट, नेबरिंग और विसिनल जो प्रोटॉन होते हैं, विसिनल कौन से बताए हैं, प्रोटॉन और नेबरिंग कार्बन एटम, वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटॉन की स्प्लिटिंग।
प्रोटॉन की स्प्लिटिंग होगी, और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन वो होते हैं दैट हैव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट, जिनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अलग आती है। अब केमिकल शिफ्ट की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, क्यों आई, कहां से आई, किस स्केल पे आई, सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली क्लासेस में जाकर के आप देख सकते हैं। अब आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिया मैंने क्या कि क्लोरीन के साथ एक CH2 है, फिर एक CH2 है और एक क्लोरीन है। तो इसको थोड़ा सा खोल के लिखते हैं। देखिए क्लोरीन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। देखिएगा, मान लीजिए मैंने इस हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखना है, तो इस हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखने के लिए अगर स्प्लिटिंग पे चलना है तो मुझे इसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात यहां से मेरे सामने आई कि इस कार्बन के ऊपर जो 2 हाइड्रोजन का सेट है और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन का जो सेट है वो एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है। यानी कि देखिए, इस कार्बन के साथ में देखा, इक्विवेलेंट देखने के लिए कैसे बताया था, या तो इनको रिप्लेस करके देख सकते हैं और वहां से हम जो इनके एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर क्या बनता है उसको चेक कर सकते हैं। या देखिए, इससे इधर चलते हैं तो यहाँ कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, और इधर क्लोरीन। हमने इसका केमिकल नेचर देखा, केमिकल एनवायरनमेंट देखा। इसकी बात करी तो इधर से चलते कि CH2, इधर एक साइड क्लोरीन, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एक क्लोरीन, यानी कि दोनों का केमिकल नेचर सेम है और दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली इक्विवेलेंट हैं। तो इस केस में हमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन है उनका सेम नेचर है। तो यहाँ पर नो स्प्लिटिंग होगी। ये बात मैंने समझाई। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मेरा CH3 था, इसको ठीक कर लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के लिए बनाया है। आगे की बात देखते हैं। आगे हमें दूसरे रूल के ऊपर चलते हैं। तो दूसरा रूल हमें क्या कहता है? दूसरा रूल हमें बताता है हमारे जेमिनल हाइड्रोजन के बारे में। क्या बताता है उसको देखते हैं। हमें क्या बताता है कि जब 2 हाइड्रोजन, देखिए जेमिनल हाइड्रोजन क्या है, इस केस की बात कीजिए। यहाँ ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन भी इसी कार्बन से जुड़ा है। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में कौन से हैं? ये है जेमिनल। तो जेमिनल जो मेरे हाइड्रोजन होते हैं ये बताता है कि इनके केस में स्प्लिटिंग कब होगी? जब ये एक दूसरे के साथ नॉन इक्विवेलेंट होंगे, उस केस में यहां स्प्लिटिंग होगी, अदरवाइज कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो एक केस पहला, इस केस की जानकारी लेते हैं। देखिए, यहां से अगर मैं इस हाइड्रोजन का नेचर देखने की कोशिश करूं तो देखिएगा, यहां से इधर चला तो क्या है? CH3 ग्रुप है। यहां से इधर चला तो हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन की देखूं तो यहां से क्या है? ये CH3 ग्रुप है। यहां चला तो फिर हाइड्रोजन है। दोनों का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम है, यानी कि दोनों के दोनों केमिकली इक्विवेलेंट हैं। तो इस केस में मुझे कोई भी स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब यहां आते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जिसके ऊपर मैंने सर्कल बना दिया है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? ये जेमिनल है। अब इसकी बात करता हूं, इसका केमिकल नेचर देखते हैं। तो अगले वाले कार्बन के ऊपर CH3 है और इधर जो है इसकी विसिनिटी में यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है। जब इसकी तरफ चलता हूं तो यहां से यहां चला तो देखिए अगले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन आ जाता है और यहां से यहां फिर हाइड्रोजन है। एक साइड का एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन दूसरी साइड का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। और यही कारण है कि इस केस में हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन हैं उनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है। और इन दोनों के बीच में, क्योंकि केमिकली इक्विवेलेंट और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हमारे दोनों के दोनों हाइड्रोजन नहीं है। आपको मैंने कौन सा 2 ब्रोमोप्रोपीन का केस बताया है, जहां पर एक केस में क्या हुआ है? यहां पर देखिए, यहां पर तो दोनों मिथाइल ग्रुप थे, इस वजह से इक्विवेलेंट हो गए। लेकिन जब ब्रोमीन लगा दिया तो नॉन इक्विवेलेंट हुआ, जिसके कारण हमें क्या मिला? जिसके कारण यहां पर हमें स्प्लिटिंग देखने को मिली। तो इंपॉर्टेंट लाइन जो यहां से मेरे पास आती है कि द 2 विनाइल प्रोटॉन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन आर इक्विवेलेंट। देखिए, ये आइसोब्यूटाइलिन मैंने बनाया है, इसके दोनों के दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं। तो यहां पर हम कोई भी जो स्प्लिटिंग है उसको विटनेस नहीं करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं 2 विनाइल प्रोटॉन किसके केस में? 2 ब्रोमोप्रोपीन के केस में, यहां पर हम इजीली जो है वो देख सकते हैं स्प्लिटिंग, क्योंकि यहां पर जो दोनों मेरे हाइड्रोजन हैं वो नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब जेमिनल और हम वेसिनल प्रोटॉन्स की बात करेंगे, हाइड्रोजन्स की बात करेंगे, किस केस के अंदर हमारी स्प्लिटिंग होगी और किस केस के अंदर स्प्लिटिंग नहीं होगी। क्योंकि स्प्लिटिंग तो आपने जान लिया है, स्प्लिटिंग डिपेंड करती है कि आपके नेबर में क्या हो रहा है, आपके नेबर में जो प्रोटॉन है उनका नेचर कैसा है। पहली बात तो वो केमिकली इक्विवेलेंट होंगे तो होगी नहीं, और इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो फिर वो अलग अलग केस बनेगा कि जेमिनल में होगा तो कैसे होगा, विसिनल में होगा तो कैसे होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल बताया। देखिए, यहां पर हम एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने यहां बनाया है 1,2 डाई ब्रोमो
2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिएगा इस केस की बात करते हैं। इस केस के अंदर क्या देख सकते हैं आप देखेंगे कि आपके पास एक ये कार्बन जो है, इसके पास में इधर CH3 ग्रुप है, इधर CH3 ग्रुप है, यहाँ एक CH2 जुड़ा हुआ, 2 ब्रोमीन है। अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रा देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के हाइड्रोजन्स देखने को मिलते हैं। एक तो जो यहाँ ये मिथिलीन ग्रुप के साथ हैं, एक जो है हमारे मिथाइल ग्रुप के पास है। तो अब यहां से हम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे जो मिथाइल ग्रुप वाले हैं वो एक तरफ तो हमारे पास देखिए 2 ग्रुप बनते हैं, हमारे पास 2 सेट मिले हमें हाइड्रोजन के, 2 सेट ऑफ हाइड्रोजन, 2 सेट मिले हाइड्रोजन के, जिसमें एक सेट में कितने हैं, एक सेट में 6 हैं और दूसरा सेट में कितने हैं, 2 हैं। देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि यहां से आप देखिए इस कार्बन के साथ CH2Br है, यहां से चलेंगे तो इस कार्बन के साथ Br है, इस कार्बन के साथ CH3 है। इसकी विसिनिटी चेक करें तो ये जिस कार्बन से जुड़ा उसके ऊपर एक CH3 है, एक Br है, सेम है। आप देखेंगे कि दोनों के दोनों जिस कार्बन से जुड़े हैं वहां पर सेम ग्रुप है, तो इन दोनों का तो केमिकल नेचर एक जैसा है। अब बात करते हैं इस CH2 की, इस CH2 की बात करते हैं तो सेम वही बात है, इस कार्बन से जुड़ा है, आप एक ही बात हो जाती है। तो यहां से क्या है कि जो ये 6 मिथाइल का एक सेट है और यहां पर इन 2 मिथाइल का एक सेट है, इस केस में हमें कोई भी स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। स्प्लिटिंग क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होगा, जब ये कोई भी यहां पर नॉन इक्विवेलेंट की बात ही नहीं है, ये 6 के 6 जो हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है और इनका नेचर है ही अलग। यहां पर मैं इस बात को अंडरलाइन भी कर देता हूं कि जो मैंने केस लिया था उसके अंदर कोई भी स्प्लिटिंग हमने विटनेस नहीं करी। एक तरफ तो हमने बात करी थी CH2 की और दूसरी तरफ हमने 6 मिथाइल की बात करी थी। दूसरा देखिए एक और केस है एल्काइल बेंजीन का। एल्काइल बेंजीन कैसे होते हैं, हमारे पास बेंजीन के साथ जब कोई भी एल्काइल ग्रुप हम ऐड कर देते हैं, यानी कि कोई R ग्रुप, तो इस केस में क्या होगा, हमें कोई भी विजिबल इंटरेक्शन नहीं दिखाई देते। मैं लिख देता हूं नो विजिबल इंटरेक्शन। कोई विजिबल इंटरेक्शन ना होने के कारण किसके साथ, ये जो है हमारा साइड चेन इस बेंजीन रिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से हमें कोई भी स्प्लिटिंग यहां देखने को नहीं मिलती। इतनी सी बात थी हमारी स्प्लिटिंग की। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिएगा। तो आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है। मैंने जब पिछले केस में आपको बताया था कि हमारे पास स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हो रही है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्पिन स्पिन जो स्प्लिटिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारा नेबरिंग हाइड्रोजन के ऊपर, नेबरिंग हाइड्रोजन्स या नेबरिंग प्रोटॉन्स के ऊपर। स्प्लिटिंग डिपेंड करती है नेबरिंग प्रोटॉन के ऊपर। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एक N+1 रूल, यानी कि हम ये देखेंगे कि हमारे विसिनल हाइड्रोजन की बात करेंगे, यानी कि एक कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन है। देखिए कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था कि ये कार्बन है, यहां पर मैंने हाइड्रोजन को आपको स्पिन से बताया था, ये बताया था दूसरा कार्बन होगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, उसकी भी एक स्पिन होगी। इस डायरेक्शन में मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी थी, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। आगे हमारी क्या बात हुई थी, बात ये हुई थी कि अब डिपेंड करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर इसकी स्प्लिटिंग। वो कैसे कि इसके पास 2 केस हो सकते हैं, एक तो इसकी स्पिन ऊपर की तरफ हो सकती है और एक इसकी स्पिन जो है वो नीचे की तरफ हो सकती है। यानी कि यहां जो इसकी स्प्लिटिंग है वो इस हाइड्रोजन की स्पिन की ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जब ये इसके साथ कपलिंग करेगा तो एक तो केस ये बनता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के या तो अलाइनमेंट में आ जाए या उसको रेनफोर्स कर दे, या तो उसके साथ साथ चले या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। तो अभी ऑपोजिट में चलता है तो जितना इसने पर्टिकुलर फील करना था मैग्नेटिक फील्ड उतना ये फील नहीं कर पाएगा, तो यहां से हमारी जो वैल्यू है वो कम आई थी। और अगर ये फील कर लेगा उससे ज्यादा तो वैल्यू उससे ज्यादा आ जाएगी। तो यानी कि अगर मुझे कोई यहां सिग्नल मिल रहा था तो यहां तो कोई मिलता ही नहीं, या तो इससे कम वैल्यू पर मिलता है या इससे ज्यादा वैल्यू पर मिलता है। तो यहां से निष्कर्ष निकाला गया था कि जो एक ये हाइड्रोजन है, यानी कि हम इसको ऐसे मान करके चले थे कि अगर आपके नेबरिंग में एक हाइड्रोजन है तो आपका जो सिग्नल है वो 2 में स्प्लिट हो जाएगा, अगर नेबरिंग में 2 हाइड्रोजन है तो 3 में स्प्लिट हो जाएगा, अगर नेबरिंग में 4 है तो 5 में स्प्लिट हो जाएगा, 5 है तो 6 में। मैंने आपको बता दिया था N+1 रूल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां से ये नोट करेंगे कि ये सिर्फ हमारी H1 NMR के लिए वैलिड होता है
ओनली वैलिड फॉर H1NMR, यानी कि जब तक हम हमारी PMR या हाइड्रोजन की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे केवल तब तक ही वैलिड है। तो देखिए रूल कैसे बना, हमारे पास जो स्पिन स्टेट निकालने का फॉर्मूला आया था 2ni+1 की हमने बात करी थी। तो यहां पर n क्या होता है, n दिखाता है आपका नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, कि आपके कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट हैं कंपाउंड के अंदर। तो यहां पर देखिए, अब मान लीजिए कि इसके पास एक नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। आई क्या बताता है, आई आपको बताता है स्पिन वैल्यू, कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो भी एटम आप देख रहे हैं, जैसे कि कार्बन 13 NMR की बात करते हैं तो वहां कार्बन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की तो वहां हमारा फॉस्फोरस होता है, फ्लोरीन की तो फ्लोरीन होता है। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो स्पिन वैल्यू हाइड्रोजन की लेकर के चलेंगे। तो पहला केस लेता हूं, यहां से फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या आया, 2 इंटू, मानते हैं पहला एक हाइड्रोजन हमारे पास है नेबरिंग में, तो 1 इंटू स्पिन 1/2 + 1, यानी कि यहां से आ गया 2 से 2 कट गया 2 हाइड्रोजन। सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड में क्या होगा, 2 इंटू 2 हाइड्रोजन मान लेते हैं इंटू 1/2 + 1, यानी कि 2 से 2 कट गया 3। तो ये केवल वैलिड है हमारा n+1 रूल जो है, n+1 लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए अगर आप यहां से बोरोन का निकालेंगे या नाइट्रोजन का निकालेंगे तो उस केस में स्पिन वैल्यू क्योंकि बदल जाएगी, तो फिर n+1 ने लिख करके कहीं पर n+2 आएगा, कहीं पर n+3 आएगा। तो n+1 रूल है वो केवल आप हाइड्रोजन के केस की बात करेंगे। अब बात आती है कि आपने देख ली स्प्लिटिंग कैसे है, लेकिन स्प्लिटिंग तक तो बात नहीं रुकी। स्प्लिटिंग के बाद हमारी बात तो फिर इंटेंसिटी पर आकर रुक जाती है कि आपने ये बता दिया। देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारी बात क्या पहुंची, हमने देख लिया कि एक सिग्नल था, एक सिग्नल स्प्लिट हो गया हमारा 2 सिग्नल्स के अंदर, यानी कि एक ये बन गया, एक ये बन गया। जब एक सिग्नल मैंने आपको बताया कि 3 के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, तो हमने बीच वाला का हाइट बढ़ा दी और साइड वाले की जो 2 की हाइट कम कर दी। कई बार जब 4 में बना दिया तो बीच वाले 2 की बराबर रख दी, साइड वाले 2 को छोटा कर दिया। अब यहां पर जो सिग्नल की हाइट है, वो हाइट क्या बता रही है, ये बता रही है हमारी इंटेंसिटी को, ये कि हमारा सिग्नल कितना इंटेंस होगा। तो अब हम बार बार तो निकाल करके नहीं देख सकते, इस इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक रूल आता है जिसे बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। देखिए अब जानते हैं पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। पास्कल ट्रायंगल, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा ये मान करके चलते हैं कि जो नेबरिंग में न्यूक्लियाई है उसकी संख्या 1 है, और एक संख्या होने के कारण हमने ये जान लिया कि जो हमारा सिग्नल स्प्लिट हुआ वो 2 के अंदर स्प्लिट हो गया और 1:1 के रेशियो में ये स्प्लिट हो गया। शायद इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो 1:1 में ये सिग्नल हमारा स्प्लिट हो गया, इसको हमने बोल दिया हमारा डबलेट, यानी कि सिंगलेट जो हमारा सिग्नल था वो डबलेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए इससे अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, और पास्कल साइंटिस्ट ने बनाई थी तो हम उससे पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। कैसे बनाएंगे थोड़ा सा वो बताता हूं। देखिए इसके बराबर में हम लिख लेते हैं 0, ये हमने लिखी। अब हमने क्या करना है, हमने 2-2 अंकों का एडिशन करना है। पहले हम 0 और 1 का एडिशन करते हैं तो 1 आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसके बाद 1 और 1 का एडिशन करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और फिर 1 और 0 का करेंगे तो हमारे पास अगली संख्या आती है 1:2:1। यानी कि आपने करना कैसे है, मैं सिंपल आपको बता देता हूं। आपने ऐसे करना है कि आपने इसके सामने 1 और 1 का रेशियो हमारे पास आया डबलेट के केस में, एक एक 0 आगे और पीछे लगा ली। तो 2-2 संख्या को जोड़ेंगे, पहले 0 में 1 जोड़ेंगे उसको लिख लेंगे, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे फिर उसको लिख लेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके साथ जो नीचे टर्म आएगी एक एक 0 उसके साथ लगाते जाएंगे, फिर उसको जोड़ते जाएंगे। तो लिखना कैसे है वो और थोड़ा सा आपको बताता हूं, देखिएगा। देखिए अब जो यहां पर रेशियो है ना, ये रेशियो का साइन है। अब इसके नीचे हम वर्ड लिखेंगे और जो हमारे वर्ड हैं उनके नीचे हम रेशियो लगाएंगे। कुछ ऐसे करना, देखिए 0 और 1 का मैंने ऐड किया और यहां पर 1 लिख दिया। अब रेशियो लगानी है ऊपर वाली संख्या के नीचे। अब आगे वाली को जोड़ेंगे, 1 और 1 2 बना और रेशियो लगा दिया फिर संख्या के नीचे। उसके बाद 1 और 0 को जोड़ा तो 1 मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 1 0 फिर से यहां लगा दूंगा, 1 0 यहां फिर से लगा दूंगा। लेकिन एक बात ये देखेंगे कि यहां हमारा सिग्नल 3 के अंदर स्प्लिट हो चुका है, 1:2:1 आया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। हम इसको क्या बोलते हैं,
ट्रिपलेट बोलते हैं। और इसको दिखाते कैसे हैं, यानी कि यहाँ जो मेरा सिंगल सिग्नल था वो तीन पीक्स में टूट गया है, और जो बीच वाले की इंटेंसिटी है, यानी कि देखिए 1:2:1, बीच वाले की इंटेंसिटी डबल है साइड वाले से, यानी कि अगर इसकी हाइट में 1 लेकर के चलता हूं तो इसकी हाइट 2 होगी। अब तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर ट्रिपलेट आएगा तो कैसे निकालेंगे, तो फिर से क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, यानी कि 1, इसके नीचे रेशो, 1 और 2 को जोड़ा 3, फिर रेशो, फिर 2 और 1 को जोड़ा तो फिर 3, फिर रेशो, फिर 1 और 0 को 1, फिर 1 0 हम एडवांस में लगाते चल रहे हैं। अब देखिए एक जो सिग्नल है वो 4 पीक्स में टूट चुका है, यानी कि 1:3:3:1 का रेशियो आया। तो यहां से आप देखेंगे तो यहां से आप क्या पाएंगे कि जो मेरी हाइट हो जाती है वो कैसी हो जाती है। यहां से मेरा जो एक सिग्नल है, देखिए कुछ ऐसा आपके पास सिनेरियो आएगा कि आपका जो एक सिग्नल है वो 4 में टूटेगा, तो छोटी हाइट 1, अब इससे 3 गुना इंटेंस आएगी दूसरी लाइन, अब ये 3 गुना इंटेंस और फिर ये ए, यानी कि इसका रेशियो कितना है 1:3:3:1। ये आपने यहां देख लिया, और इसको हम बोल देते हैं क्वार्टेट। 4 में टूटेगा तो हम इसको बोल देते हैं क्वार्टेट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले वाला निकाल लेते हैं। अगले वाला निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे, यहां हमारे पास कितना आया, यहां हमारे पास आता है देखिए 0 और 1 1, फिर रेशियो 1 और 3 4, 3 3 6, 3 और 1 4, और फिर 1, फिर 0, और यहां हमारे पास क्या बन गया, 5 के लिए लिखते क्विंटेट। फिर आगे वाली निकाल सकते हैं, और आगे की तरफ देखिए, आगे जब इनका समेशन करेंगे फिर से, तो यहां समेशन कितना आएगा, अब 0 और 1 को ऐड करेंगे तो यहां पर फिर से 1, फिर 1 और 4 का 5, फिर 4 और 6 का 10। एक सेकेंड रुकिएगा, बस एक सेकेंड, देखिए 0 और 1 का 1, फिर 1 और 4 को जोड़ेंगे 5, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 10 4 और 6 को जोड़ेंगे फिर से 10, फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, फिर 1, फिर 0 लगाते जाएंगे, ये हमारे पास बन जाता है सेक्सटेट, यानी कि 6 में टूट गया है। 7 का निकालना चाहें तो फिर निकाल लें, 1 6 15 20 15, फिर 6 और 1, ये हमारा बन गया सेप्टेट। तो यहां पर देखिए अब क्या बन रहा है, यहां पर हमारी जो फॉर्म बन रही है, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये आपको एक ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है यहां से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जानते हैं पास्कल ट्रायंगल के नाम से। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो आपको बनता है, ये बन गई हमारी ट्रायंगल, इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो ये हमारा रूल था जो हमें बताता है कि किस तरह से जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारी इंटेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए सारी की सारी जब इनको लाइन को मैं मिलाता हूं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को जानते हैं पास्कल ट्रायंगल के नाम से। ये हमें बताता है कि जो सिग्नल अलग अलग पीक्स के अंदर स्प्लिट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। यानी कि हमने ये तो जान लिया कि इसके पास एक नेबरिंग प्रोटॉन आएगा तो 2 में टूट जाएगा, लेकिन अब 2 में टूटेगा तो हम उसको दिखाएंगे कैसे, हम उसको बताएंगे कैसे कि उसकी हाइट कितनी होगी, तो उसको बताता है हमारा पास्कल ट्रायंगल। तो इतनी बात हमने जानी, शायद आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये बात करी हमने इक्विवेलेंट प्रोटॉन की कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, तो उसके कारण किस किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए आपके पास अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है कि हमने एक बात तो जान ली कि पास्कल ट्रायंगल ने हमें बता दिया कि हमने जो देखा कि एक सिग्नल हमारा बहुत सारे सिग्नल में स्प्लिट हो गया, लेकिन स्प्लिटिंग का जो पैटर्न था वो भी हमें पता चल गया, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो भी पता चल गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ विडंबना ऐसी हुई कि जो हमने देखा था कि रेशो की इंटेंसिटी का रेशियो की वो इंटेंसिटी का रेशियो मिलेगा, वास्तव में कई केसेस के अंदर वैसा ही सिमेट्रिकल इंटेंसिटी का रेशियो हमें नहीं मिला, और उसकी कुछ न कुछ हमने उसके अंदर चेंज पाया। देखिएगा कैसा चेंज पाया उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आपके सामने देखिए मैंने ये स्पेक्ट्रा बनाया है, स्पेक्ट्रा ये देखिए आप, स्पेक्ट्रा ये जो स्पेक्ट्रा है मैंने ये किस चीज का बनाया है, ये मैंने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम है 112 ट्राइब्रोमो मीथेन, ट्राइब्रोमो मीथेन का।
ये जो दोनों स्पेक्ट्रा हैं ये आपको इसके देखने को मिलेंगे। देखिए क्या होता है 112 ट्राइब्रोमोमीथेन। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास के अंदर जब इसका केस कराया था, तो यहाँ जो हमारे 2 सिग्नल थे वो 5 में टूट गए थे। कैसे टूटे थे? हमारे पास क्या है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। 112 और ट्राइब्रोमो और साथ में क्या है, मीथेन। तो क्या होगा, एक पोजीशन के ऊपर क्या होगा, यहां पर आपको मिलेंगे, एक के ऊपर तो 2 ब्रोमीन लगे हुए मिलेंगे, यानी कि यहां मेरे 2 ब्रोमीन लग गए। दूसरा क्या होगा, दूसरी पोजीशन के ऊपर आपको 1 ब्रोमीन देखने को मिलेगा। यहां पर अब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहां होंगे और 1 हाइड्रोजन यहां होगा। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कि ये जो ये 2 हाइड्रोजन है और ये 1 हाइड्रोजन है, इनका केमिकल नेचर सेम नहीं है। केमिकल नेचर सेम ना हो पाने के कारण यहां से इनका जो है ना 2 का, तो इस हाइड्रोजन की वजह से ट्रिपलेट आता है और इस 1 हाइड्रोजन का, इन 2 का इस हाइड्रोजन की वजह से डबलेट आता है, क्योंकि पड़ोस में 1 है तो 1 + 1 यानी कि 2, तो यहां से डबलेट आएगा। और इसका 1 हाइड्रोजन का इसके पड़ोस में 2 है तो 2 की वजह से 3 आता है। तो यानी कि शायद अब आप जान चुके होंगे कि यहां 2 सिग्नल थे वो 5 में टूट गए। अब 5 में तो टूट गए और इसका हमें इंटेंसिटी भी पता चल गई। इंटेंसिटी ने हमें क्या बता दिया, हमें बता दिया कि भाई जो हम बात कर रहे हैं इसकी इंटेंसिटी की, पास्कल ट्रायंगल ने बता दिया कि अगर 3 में टूटेंगे तो 1:2:1 का रेशियो आएगा और अगर 2 में टूटेंगे तो 1:1 का रेशियो आएगा। लेकिन वास्तव में जो सिनेरियो हमें मिला, जो स्पेक्ट्रा हमें मिला, वो कुछ ऐसा था। यानी कि ये जो 2 लाइंस थी, ये 2 लाइंस तो ठीक थी, सिमेट्रिकल थी, लेकिन देखिए यहां इन लाइंस की बात कीजिए। इन लाइंस की जो बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, इन लाइंस की, ये जो ट्रिपलेट के अंदर टूटा है, इन ट्रिपलेट की हाइट देखिए आप। यहां से देखिए इसकी हाइट की बात करता हूं और इसकी हाइट की बात करता हूं, तो इनके बीच में डिफरेंस है। इनके बीच में डिफरेंस आया। इनकी जो सेम इंटेंसिटी आनी चाहिए थी दोनों की, वो इंटेंसिटी नहीं आई। ऐसा ही एक और केस आया मेरे पास। मैंने इस केस के अंदर देखा, जब आपको क्या कर दिया, वहां से एक ब्रोमीन हटा करके दूसरा हाइड्रोजन लगा दिया था, तो यानी कि ये वाला अब 2 में टूट गया था, ये वाला 4 में टूट गया था। 4 में कब टूटेगा, जब आपका अपने ब्रोमीन लगा करके, यानी कि मिथाइल और एक साइड में 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन। यानी कि ये एग्जाम्पल, यहां पर CH3, यहां पर अब इस कार्बन के साथ क्या, यहां पर 1 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन और 1 ब्रोमीन। इस केस में क्या होता है, यहां पर अब इस 3 की वजह से तो क्या आता है, डबलेट आता है, ये 2 आ गए, और इस 1 की वजह से क्या आएगा, 4 बराबर में है तो आपका क्वार्टेट आ जाएगा। तो आपको लगा क्या, रेशो तो पास्कल ट्रायंगल ने क्या बताया कि 1:3:3:1 का रेशो और 1:1 का रेशो मिलेगा। लेकिन वास्तव में जब देखा तो इनकी हाइट देखिए, इनकी हाइट देखिए, ये हाइट कहां है, ये हाइट आपकी इतनी कम है, उसके बाद ये हाइट देखिए, उसके बाद ये हाइट देखिए। तो जो इनकी इंटेंसिटी थी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो इंटेंसिटी हमें मिलती थी वो इंटेंसिटी नहीं मिली, और इस इंटेंसिटी का न मिलने का क्या कारण था उसकी चर्चा थोड़ी सी करते हैं। तो वो कारण कुछ ऐसा रहा, मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि परफेक्टली सिमेट्रिकल इंटेंसिटी आर ऑब्जर्व्ड। हमें परफेक्टली सिमेट्रिकल इंटेंसिटी मिल जाती है। किस केस में मिलती है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द मल्टीप्लेट्स इज वेरी लार्ज। यानी कि इनके बीच में जो सेपरेशन, देखिए ये यहां पर पॉइंट है, ये यहां पर पॉइंट है, ये 2 जो आपको पीक दिख रही हैं, अगर वो 2 पीक के बीच का सेपरेशन, इसको वैसे हम कपलिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, तो मैं यहां कपलिंग कांस्टेंट ही लिख देता हूं। आने वाली क्लास में कपलिंग कांस्टेंट को डिटेल में देखेंगे, लेकिन सिर्फ आज उसका नाम से ही काम चला लेते हैं। यानी कि इन 2 पीक्स के बीच की जो दूरी है, ये दूरी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर कितनी बढ़ जाती है, हमारे कपलिंग कांस्टेंट की जो दूरी, यानी कि जो यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर केमिकल शिफ्ट से 10 गुना होती है, तो उस केस में तो हम सिमेट्रिकल देख लेते हैं। लेकिन अगर इसकी दूरी देखिए, आपको क्या बताता है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द मल्टीप्लेट्स इज वेरी लार्ज, देन द सेपरेशन विद इन द मल्टीपल, दैट इज व्हेन द केमिकल शिफ्ट डिफरेंस इज मच लार्ज। यानी कि अगर इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में तो हमें सिमेट्रिकल ही दिखेगा, सारा का सारा काम होगा पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से। लेकिन अगर इनके बीच की दूरी गड़बड़ा जाती है, अगर इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, तो कम होने की वजह से क्या मिलता है, इनके बीच में अनसिमेट्रिकल बिहेवियर आ जाता है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो कम या ज्यादा हो जाती है। ये सारा का सारा खेल डिपेंड करता है इसके कपलिंग कांस्टेंट के ऊपर। तो आने वाली क्लास में हम जानेंगे कपलिंग कांस्टेंट की सारी बातें कि क्यों ऐसा हुआ।
तो आज जो हमने देखा, हमने रूल देखे स्प्लिटिंग के किस वजह से होते हैं। यहां से आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, मैं एग्जाम्पल भी आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं कि किस केस में क्या होता है कि ऑल द पीक इन गिवन मल्टीप्लेट सच एज डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट जो हमने देखे हैं वो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं स्पेक्ट्रा के साथ। लेकिन इनर पीक की जब बात करी और दोज क्लोजर टू क्लोजर कनेक्टेड, जो पास के पास है मल्टीप्लेट्स में आर ग्रेटर देन द आउटर पीक्स, वो आउटर पीक से ज्यादा हैं। और जो ट्रिपलेट और डबलेट हमने देखे थे उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं हुई। ये सारी की सारी बातें यहाँ है, एग्जाम्पल भी है 112 ट्राइब्रोमोमीथेन में हमने देखा। तो ये सारी बातें हुई। अब आज की क्लास में रूल जितने थे हमने स्प्लिटिंग के वो देख लिए हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कपलिंग कांस्टेंट की, कि कपलिंग कांस्टेंट ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये केस आया, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी पास्कल ट्रायंगल की वजह से हमने निकालने की कोशिश करी थी वो एकदम से बदल गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर से आपसे मुलाकात होगी और कपलिंग कांस्टेंट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।